सबके जाने के बाद शारम जब कमरे में आया तो रू को मुंह बनाए देखकर मुस्कुराया। क्या बात है? आज तो मेरी जंगली बिल्ली काफी गुस्से में लग रही है। उसके पास बेड पर लेटे हुए बोला, जबकि रोयाम थोड़े फासले पर नींद में था। कितने बुरे हैं आप शारम। आपने सबके सामने मुझे गलत साबित कर दिया, जबकि आज मैं सबको दिखाने वाली थी कि आप क्या सोचते हैं। मुंह फुलाए बोली, तो तुम चाहती थी कि वो सब लोग मेरा मजाक बनाए? उसी गोद में सर रखता गहरा सा मुस्कुराया। हाँ, तो आप भी तो सबका मजाक बनाते रहते हैं। सारे डरते हैं आपसे। बेचारों को मौका मिल जाता थोड़ा खुश होने का, लेकिन आप किसी को खुश होने कहाँ देते हैं। उन सबको लग रहा था मैं ऐसा चाहती हूँ कि रोयाम ऊपर से सब सीख सिखा कर आए। वो एक नज़र रोयाम को देखती यारम से नाराजगी का इजहार करने लगी। हाँ, तो ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें अकल का इस्तेमाल करना चाहिए था। ज़रूरी नहीं जो बातें मैं तुमसे रोयाम से शेयर करता हूँ वो तुम सबके सामने बोल दो। मैं अपना आप हर किसी पर जाहिर नहीं करता। तुमसे मोहब्बत बहुत है। वो उसका चेहरा खुद पर झुकाए गाल चूमते हुए बोला, और मेरे रोयाम से? रू ने जल्दी से पूछा। यारम ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। वो नन्हा सा वजूद इस वक्त नींद के मजे लूट रहा था। मेरा दिल करता है मैं इसे डस्टबिन में फेंक दूं। तुम उसे हर वक्त उठाकर क्यों घूमती रहती हो? थकती नहीं हो क्या? वो कितनी ही देर मोहब्बत से रोयाम का चेहरा देखने लगा, और फिर जब बोला तो रू को चीखने पर मजबूर कर गया। यारम, आप ऐसा सोचते हैं मेरे मासूम के लिए? आप मेरे बच्चे को डस्टबिन में फेंक देंगे? हाय अल्लाह, अब तो मैं आप पर भी भरोसा नहीं कर सकती। आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वो रोयाम का मासूम सा चेहरा देखती उसकी दिल दिला देने वाली बात पर परेशान हो चुकी थी। अरे, मैं तो तुम्हारे लिए ही भलाई सोचता हूँ। तुम्हें तंग करता है हर वक्त। तुम इसको उठाकर घूमती रहती हो। तुम्हें परेशान कर देता है, इसलिए कह रहा हूँ। शारम ने मासूम बनने की कोशिश की। या अल्लाह यारम, अगर मेरा बच्चा मुझे तंग करेगा तो आप उसे डस्टबिन में फेंक देंगे? तंग करने का तो नहीं पता। हाँ, अगर उसने तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा प्यार किया तो मैं ऐसा करने से पीछे नहीं हटूंगा। उससे रोयाम को कसमसाते देखते हुए रू की गोद से सर उठाया और उठकर बैठ गया। यारम, आप इतने जालिम बाप हैं। रू को सदमा हुआ था। हाँ, बहुत ही जालिम बाप हूँ मैं। तुम्हारे बेटे का होंठ बाहर आ रहा है। ये थोड़ी ही देर में रोना शुरू कर देगा। जल्दी से इसके लिए दूध बना कर लाओ। ऐसा गला फाड़ फाड़ कर रोता है कि मेरे कान ही पक जाते हैं। जल्दी जाओ। वो रोयाम को अपने करीब करता हुआ अपनी गोद में उठा चुका था, जबकि उसे जागता पाकर वो सदमे की कैफियत में किचन में चली गई। शारम ने एक नज़र रोयाम के चेहरे को देखा, जो इस वक्त ऑफ मूड के साथ अपने बाप को देख रहा था। शारम ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे के एक एक नक्श को अपने लबों से छुआ, और अभी थोड़ी देर पहले रूस से की हुई बातों पर हंसने लगा। वो क्या उसे डस्टबिन में फेंकता, वो तो उससे अपने दिल के किसी कोने में छुपा कर रखना चाहता था। वो रूस से इतनी मोहब्बत करता था कि चाहता ही नहीं था कि उसके अलावा कोई और देखे। वो रूह को भी इसी तरह से छुपा कर रखना चाहता था, जैसे आज वो रोयाम को खुद में छुपा लेना चाहता था। आज रोयाम को बारी बारी सबकी गोद में देखकर उसका दिल चाहा कि वो अपना बेटा उनसे लेकर कहीं किसी जगह छुपा कर रख ले, जहाँ कोई उसे देख ना पाए। वो अपने अंदर तब्दीली नोट कर रहा था। उससे जो मोहब्बत रूह से की थी, वैसी ही मोहब्बत रोयाम उसे खुद से करने पर मजबूर कर रहा था। मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। तुम बहुत तेज चीज हो। तुमसे हम दोनों साथ बैठे देखे नहीं जाते ना। अगर थोड़ी देर और लेट जागते तो मैं अपनी बीवी से दो चार प्यार भरी बातें कर लेता, लेकिन नहीं, तुमने तो कबाब में हड्डी बनना है। वो उसका पैर पकड़ता ऊंचा करके उसके छोटे से पैर को आगे पीछे से टटोलते हुए बोला, लेकिन तुम्हारी तो हड्डियां भी तुम्हारी तरह छोटी छोटी होंगी, और कबाब में इतनी छोटी हड्डी से यारम काजमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हें कबाब के साथ ही चिपका कर खा जाऊंगा। उसके गाल को जरा शिद्दत से चूमकर बोला, तो रोयाम उसके जुल्म पर रोने लगा। शायद शारम की मूछ और दाढ़ी ने रोयाम के नाजुक नकोश पर सुन किया था। मिस्टर रोयाम साहब, जरा जरा सी बात पर रोने की जरूरत नहीं है, और अपने बाप के प्यार की आदत डालो। मैं तो ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। जरा बहादुर बनो यार। तुम तो यारम काजमी के बेटे हो, दुबई के डॉन के। दाढ़ी की जरा सी चुभन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। वो उसे अपने सामने करते हुए जरा सख्त लहजे में बोला। उसके इस तरह से सामने करने पर रोयाम ने रोना बंद कर दिया और एक बार फिर से उसे घूरने लगा। उसका एक होंठ अब भी बाहर था। ओए, मुझे घूरना बंद करो वरना तेरी माँ को बता दूंगा कि नर्स के साथ तेरा क्या चल रहा है। कुछ ज़्यादा ही शरीफ समझ रखा है उसने तुझे, लेकिन मैं तेरा बाप हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ तो कितना बड़ा ठरकी है। शारम बोल ही रहा था कि रू दूध की बोतल लेकर अंदर दाखिल हुई। अगर तुम और 2 मिनट लेट आती तो मैंने वाकई डस्टबिन में फेंक देना था। कितना रोए जा रहा है ये। वो उसे फिर से दबाने लगा। हाँ, मुझे भी यही लगता था कि आप ऐसा ही करेंगे, लेकिन दूध बनाने के दौरान मैंने एक बात नोट की। एक बाप कभी अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता, और मैं जानती हूँ कि आप इससे बहुत प्यार करते हैं।
आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। सिर्फ़ मुझे तंग करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। रू ने अपनी अक्लमंदी दिखाई तो यारम ने उसे दाँत देने वाले अंदाज़ से ताली बजाई। मतलब कि तुम इतनी अक्लमंद हो कि ये बात तुमने किचन में जाकर सोची, ना कि यहाँ बेडरूम में? क्या तुम्हें कमरे में याद नहीं आया था कि मैं इसका बाप हूँ? वो उसके हाथ से दूध की बोतल लेते हुए रोयाम के मुँह में डाल चुका था। नहीं, ख़्याल तो तब भी आया था, लेकिन डस्टबिन वाली बात ने मुझे सच्ची में डरा दिया था। अब आपका कोई भरोसा भी तो नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। वो आयशा से उसके साथ बैठते हुए बोली तो यारम अपनी हँसी छुपा गया। मैं वाक़ई कुछ भी कर सकता हूँ, मुझसे बहुत अच्छे की उम्मीद मत रखना। वो हँसते हुए बोला, तो रूह मुँह बना गई। जब से यारम ने रोयाम को रूह को तंग करने के लिए मना किया था, तब से तो वो बिल्कुल ही रूह के साथ चिपक कर रहने लगा था। जैसे उसकी बात को बहुत अच्छे से समझ गया हो। वो तो शुक्र था कि रोयाम सोता बहुत ज़्यादा था, वरना तो उसे रूह के साथ लम्हात भी नसीब ना होते। वो हर वक्त रूह के साथ रहता था और वो उसे ज़रा सा रूह के साथ बैठते दिखता तो वो रोना शुरू कर देता। रोयाम अब 2 माह का होने वाला था। यारम ने तो ऐसे ही उसे दुश्मन कह दिया था, लेकिन अब वो असल में उसका दुश्मन बन चुका था। वो एक नज़र यारम को रूह के पास जाते दिखता और फिर अपनी कड़ाकेदार आवाज़ में वो रोना शुरू करता है कि जब तक रूह उसे उठा ना लेती, वो चुप नहीं करता था। शारम को वो प्यारा तो बहुत था, लेकिन उसका रूह के साथ चिपका-चिपकी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी और ख़ासकर जब रूह उसके पास होती थी और रूह का सारा वक़्त उसका होता था, फिर तो रोयाम की मुखालफत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब वो उसे बेबी कॉट में सुलाती थी। वैसे तो उसकी पैदाइश के दूसरे हफ़्ते ही वो अपने कमरे में बेबी कॉट ले आया था, जहाँ वो रोयाम के सोते ही उसे उठाकर साइड लगा देता। क्योंकि रूह को अपनी बाहों में भरे बगैर उसे पुरसुकून नींद नहीं आती थी। कमरे में बेबी कॉट आने के बाद रूह ने थोड़ा सा एतराज़ तो किया था, लेकिन यारम ने कहा कि अगर रोयाम बेड पर सोएगा तो उसे दूसरे कमरे में सोना होगा। और ये भी सच था कि रूह को दूसरे कमरे में अकेले सोने में डर लगता था और रोयाम को फिलहाल वो अकेले दूसरे कमरे में रहने नहीं दे सकती थी। इसीलिए उसे इस बेबी कॉट के बोझ को सहना पड़ा। वो कमरे में आया तो रोयाम बेबी कॉट में आराम से सो रहा था। रात को कहा था मैंने तुमसे, इस एल्फी के सोने के बाद मुझे स्टडी से बुला लेना। लेकिन जब मैं कमरे में आया तो तुम भी उसके साथ बेहोश पड़ी थी। तुम दोनों नशा करके सोए थे क्या, जो मेरी याद नहीं आई? वो रूठा-रूठा सा बेड पर बैठ गया। रात को मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे नींद आ गई और मैं रोयाम के साथ ही सो गई। रूह उसे रूठा देखकर मुस्कुराते हुए उसे मनाने उसके पास आई थी। उसे मनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि कल रोयाम के लिए शॉपिंग करने जाना था और वो अकेली जा नहीं सकती थी। और अगर शारम माना नहीं तो वो उसे लेकर नहीं जाएगा। वो हाँ में सर हिलाता एक ही पल में उसे खींचकर बेड पर गिरा चुका था, जबकि रूह को उसके अंदाज बहुत खतरनाक लगे। यारम, अभी आप मुझसे नाराज़ थे? रूह ने फ़ौरन याद दिलाया। उनको गलती की सज़ा चूम के दी जाती है। प्यारे लोगों की हथाओं पे भी प्यार आता है। वो दिलकशी से कहता उसके लबों पर झुका और एक मीठी सी जसारत करता हुआ पीछे हटा। अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले तो रूह को खतरे की घंटी सुनाई देने लगी। यारम, रोयाम जाग जाएगा, वो उसे पीछे करते हुए समझा रही थी। कोई बात नहीं, 2 दिन पहले मैंने उसके कॉट पर एक छुनछुना खिलौना लगाया है। उसे बहुत पसंद है और जब वो उसकी तरफ मुतवज्जा होता है तब उसे अपनी माँ की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। इसलिए वो अपने माँ-बाप के प्राइवेट मोमेंट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। और फ़िलहाल तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, वरना कल मैं तुम्हारे बेटे की शॉपिंग करने के लिए तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं जाऊँगा। रोयाम के सारे कपड़े उसको छोटे हो गए हैं यारम, हमें जाना होगा। रू ने फ़ौरन याद करवाते हुए उसके गले में बाहें डाल दी। गुड गर्ल, ऑफ कोर्स हम जाएँगे, बस तुम डिस्टर्ब मत करना मुझे। वो मुस्कुराकर पहले उसके लबों, फिर उसके गालों को चूमता उसकी गर्दन पर झुका, जबकि वो खामोशी से उसका लम्स महसूस कर रही थी। रोयाम की सारी चीज़ों की लिस्ट वो पहले ही तैयार कर चुकी थी और अब शारम भी चलने को तैयार था। सवा महीना मुकम्मल हो जाने के बाद तकरीबन रोज़ ही शॉपिंग पर जा रही थी, लेकिन फिर भी उसे यही लगता था कि रोयाम के लिए चीज़ें अब भी कम हैं। उसका दिल चाहता था वो पूरी दुनिया खरीद ले अपने बेटे के लिए, जबकि शारम भी हर रोज़ उसके लिए कुछ न कुछ लाता रहता था। शारम खुलकर अपनी मोहब्बत का एहसार नहीं करता था, लेकिन उसके हर अंदाज में रूह ने उसके बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत देख रखी थी। वो दोनों रोयाम के लिए शॉपिंग कर रहे थे जब अचानक सोनू किसी को देखकर पीछे की तरफ भागा। सोनू, कहाँ जा रहे हो तुम? वापस आओ। रू ने उसे भागते देखकर कहा। यार, हम देखिए ना इसे, क्या हो गया है, ऐसे क्यों भाग रहा है? उसे भागता देखकर वो भी उसके पीछे आई थी, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसे सोनू के साथ वो आदमी दिखाई दिया। सोनू उसके बूट पर जुबान चलाए जा रहा था, जबकि उसे याद था जब वो अस्पताल में पागलपन की हालत में थी तब ये शख्स उसके बेहद करीब था। उसने उसे अपने सीने से लगाया था। वो लम्हा याद करते ही रूह के हाथ पैर में जैसे बिच्छू से रेंगने लगे।
उसने बाद में हिजर से पूछा भी था कि जब वो होश में नहीं थी तब उस शख्स को उसके इतने करीब क्यों आने दिया। यहाँ तक कि उससे यारम को भी ये बात बताई थी। उसे याद था वो उस शख्स के सीने से लगी पूरी तरह से रो रही थी। शारम ने तो उस बात को ज़्यादा अहमियत ना दी। वैसे तो वो रूह को किसी को छूने नहीं देता था, लेकिन दूरुक के गले लगाने पर भी शारम ने कुछ ना कहा। शायद उसकी तबीयत खराबी की वजह से। बस कह दिया कि तुम होश में नहीं थी और उस वक्त दुरुक ने हमारी बहुत मदद की थी। शारम दुरुक का शुक्रगुजार था कि उससे रूह का ख्याल रखा था, उसे बचाने में मदद की थी। लेकिन ना जाने क्यों रूह को उस बंदे से अजीब सी चिढ़ थी। जब से उससे कहा था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा जिंदा है या मर जाता है, उसे तब से ही ये आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी उसके अंदर। यहाँ तक कि वो उसकी शुक्रगुजार भी नहीं थी। ना जाने क्यों इस शख्स से उसे उलझन महसूस होती थी। वो उसके करीब आए और गुस्से से शोनो की रस्सी थामी। बहुत बदतमीज हो तुम शोनो, इस तरह हर एरे गहरे के पैरों को चाटने लगते हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता तुम्हारा अपना कौन है और पराया कौन? वो शोनो को डांटते हुए कह रही थी। हो सकता है मैं उसका तुमसे ज़्यादा अपना हूँ, वो सर्द लहजे में बोला, जबकि रूह उसकी तरफ देखे बिना शोनो को डांटती कुछ फासले पर खड़े यारम की जानिब आ गई, जबकि दुरुक उसे खुद से दूर जाता देख रहा था। तुम्हें उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उससे तुम्हारी जान बचाई है। उस दिन अगर वो नहीं होता तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। मेरी जान अल्लाह ने बचाई है। उसे सिर्फ वसीला बनाया था और पता नहीं उसे ही क्यों वसीला बनाया था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो। कितना मगरूर है वो शख्स। और शोनो उसके पैरों को चाट रहा था। ज़रा उसे एहसास नहीं हुआ कि शोनो को थोड़ा सा प्यार ही कर दे। और तुम घर चलो, आज मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। वो शोनो को देखती गुस्से से बोली, जो धोरुक के करीब से आने के बाद काफ़ी उदास लग रहा था। क्या हो गया है रू? वो जानवर है, मानूस हो गया था उससे। जानवर जिस चीज़ को पसंद करता है उसी के पास भाग कर जाता है। तुम कुछ ज़्यादा ही दिल पर ले रही हो। शारम समझा रहा था। यारम, हम क्या उस आदमी के बारे में बातें करने लगे हैं? प्लीज़, रोयान के लिए शॉपिंग करनी है, वक्त बहुत कम है। मुशारिफ की सालगिरह के लिए मैंने उसके लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस लेना चाहती हूँ, ताकि मेरा बच्चा शहजादा लगे। वो तो है ही शहजादा, शारम ने बेख्तियार कहा। रू मुस्कुराई। शोनू के लिए मैं येलो कलर की शर्ट लूंगी। येलो कलर की शर्ट में बिल्कुल फूल जैसा लगता है वो। अब अचानक ही उसे शोनू पर प्यार आ गया था। सूरजमुखी का या सरसों का? रू के अंदाज पर यारम ने एक्साइटमेंट दिखाई, जबकि रू समझ चुकी थी कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। आप मेरे और मेरे बच्चों के बीच में मत बोला करें। बच्चा और कुत्ता, शारम ने याद करवाया। हाँ, तो और बच्चे भी हो जाएंगे, रू फौरन बोली थी। हाँ, क्यों नहीं, बच्चों की फौज पैदा कर लेता हूँ ताकि तुम पूरी जिंदगी उन्हीं में उलझ कर रह जाओ। एक दिया है ना, इसी को संभालो। क्या मतलब? आगे जाकर हमारे और बच्चे नहीं होंगे? पहले रू उसकी बातों पर शर्मा जाती थी, लेकिन जब से रोयाम दुनिया में आया था उसे रोयाम की भाई बहनों की फिक्र होने लगी थी। इसलिए वो खुलकर यारम से बात करती थी। देखो रू, मुझे बच्चे बहुत पसंद नहीं है। एक आध बच्चा ठीक है, हम उसको संभाल सकते हैं, उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं और पूरी तरह उस पर ध्यान दे सकते हैं। मुझे और बच्चों की ख्वाहिश नहीं है रू। हमारा एक ही बच्चा बहुत है जिसका हम ख्याल रख सकते हैं, संभाल सकते हैं। शारम का अंदाज समझाने वाला हरगिज सही था। वो जैसे हुक्म दे रहा था कि उसे एक ही बच्चा रखना है और कोई बच्चा नहीं होगा। रूह खामोश सी हो गई, जबकि उसकी खामोशी को नोट करके यारम ने उसे शॉपिंग की तरफ लगाने की कोशिश की और थोड़ी ही देर में वो कामयाब भी हो गया। वो उसे नहीं बता पाया था कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती। रोयाम की सूरत में अल्लाह ने उनके नसीब में औलाद दिखती, यही काफ़ी था। शारम के अंदर ना तो और बच्चों की ख्वाहिश थी और ना ही वो रूह की जान दोबारा मुश्किल में डाल सकता था। वो एक बच्चे के साथ बहुत खुश था, लेकिन वो रूह को ये बात बताना नहीं चाहता था कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती। वो उसे किसी भी एहसास से कमतरी का शिकार नहीं होने दे सकता था। इसीलिए उस पर अपनी मर्जी जाहिर की कि वो और बच्चे नहीं चाहता, जबकि रूह इस चीज़ को बात पर रख कर रिलैक्स हो गई। वो दोनों शॉपिंग में मसरूफ़ थे जब रूह का ध्यान सामने एक छोटे से बच्चे पर गया, जो शायद अपनी माँ के साथ आया था और यहाँ पर आगे पीछे खेल रहा था। शायद उसकी माँ शॉपिंग में मसरूफ़ थी। वो बहुत क्यूट सा था, कभी उधर तो कभी इधर खेलता और फिर शोनू को भी इशारा करता। शायद उसे शोनू पसंद आ गया था, लेकिन फिलहाल शोनू को किसी भी तरफ जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं थी और ना ही शोनू जल्दी किसी के साथ घुलता मिलता था। रूह को वो बच्चा बहुत प्यारा लग रहा था। उसकी उम्र तकरीबन 3 साढ़े 3 साल तो होगी। उसने यारम का ध्यान भी उसकी तरफ दिलवाया। वो प्यारा सा बच्चा पसंद तो यारम को भी बहुत आया था, लेकिन वो काफ़ी शरारती लग रहा था। वहाँ सभी लोगों से उसकी शरारतें जारी थी, जबकि उसकी माँ हर थोड़ी देर बाद उसे कहीं ना कहीं से ढूंढकर
वापस अपने पास लेकर आती। शायद उसे इस मॉल में आने की आदत थी, इसलिए वो यहाँ की हर जगह को अच्छे तरीके से जानता था। उन लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हुई तो वो वापसी की राह लेने लगे, लेकिन तभी ऊपर वाली मंजिल से आवाज़ें आने लगी। वो छोटा सा बच्चा मार्केट की दीवार से लटका बस गिरने ही वाला था। रूकी तो बेख्तियार चीख निकल गई। शायरम उस बच्चे को देखे वो गिर जाएगा। सब लोग चिल्ला रहे थे। मार्केट की वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। उस तरफ कोई भी नहीं था। शायद वो बच्चा अपनी शरारतों में वहाँ पहुँच गया था और अब सबको अपनी तरफ मुतवज्जा कर चुका था। और इस वक्त वो चीख रहा था, रो रहा था। वो खुद अपनी मदद नहीं कर पा रहा था, जबकि उसकी माँ नीचे से मुसलसल बस उसे इतना ही कह रही थी कि हाथ मत छोड़ना, मैं आ रही हूँ। लेकिन इससे पहले वहाँ पर पहुँचती, बच्चे का हाथ छूटकर नीचे लगे लोहे के पाइप पर आ गया। ये जगह दीवार से बहुत ज़्यादा दूर थी। आसानी से शायद ही कोई वहाँ पहुँच पाता और नीचे का फासला हद से ज़्यादा था। वहीं ऊपरी मंजिल पर पास खड़ा तुरुक उसे बस देखे जा रहा था, बिल्कुल बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये वो लम्हा था जब रूह ने पहली बार किसी से बेइंतहा नफरत की थी। वो इतना बेहिस बेदर्द कैसे हो सकता है? क्या उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो बच्चा मर जाएगा? वो उसके बिल्कुल करीब खड़ा उसकी मदद करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा था। लोग चिल्ला रहे थे। उसकी माँ पागलों की तरह रोते हुए उसे बचाने के लिए मदद मांग रही थी। रूह ने अपने करीब उनको ढूंढना चाहा, लेकिन वो वहाँ उसे कहीं नजर नहीं आया। और फिर उसने एक बार फिर से ध्यान उस बच्चे की तरफ दिया तो उसे यारम वहीं ऊपरी मंजिल पर उस बच्चे को बचाता हुआ नजर आया। शाहरम के साथ दो तीन और लोग भी थे जो उस बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। शाहरम उस दीवार से कूदकर आगे पाइप की तरफ आया और बच्चे को पकड़कर ऊपर की जानिब खींच लिया। खुद वो दो बार गिरते गिरते बचा। सबने सुकून का सांस लिया, जबकि बच्चे की माँ रो रो कर यारम का शुक्रिया अदा कर रही थी। शाहरम ने बस हाँ में सा हिलाते हुए अपने कदम रू की जानिब बढ़ा दिए। जब पीछे से एक आवाज़ पर यारम ने मुड़कर देखा। बन गया हीरो। साबित कर दिया तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। लेकिन तुम्हें मिला क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा लेट हो जाते तो इस मार्केट की थोड़ी बहुत पब्लिसिटी हो जाती। मीडिया वाले पहुंचने ही वाले थे। लेकिन तुम्हें बहुत जल्दी थी ना उसको बचाने की। मार्केट के मालिक का थोड़ा भला ही करवा देते। मालिक अकेला नहीं खाता, तुम्हें भी कुछ ना कुछ ज़रूर देता। इतना गिरा पड़ा नहीं हूं मैं। और अगर मैं उसे नहीं बचाता तो वो बच्चा नीचे गिर जाता। शाहरम उससे कहता हुआ फिर आगे बढ़ा। मरता नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत चोट आती आती। तुम्हें हीरो बनने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं थी। वो हादसा बुरा मनाए हुए बोला। उसे यारम की हरकत पसंद नहीं आई थी, लेकिन ना जाने उसकी बात सुनकर रूह को इतना गुस्सा क्यों आने लगा। आपको क्यों ऐसा लगता है कि यहाँ मौजूद हर शख्स आपके जैसा है? आपके जैसा बेदर्द बेहिस एहसास नाम की कोई चीज़ है ही नहीं आपके अंदर। वो औरत कब से चिल्लाई जा रही थी। आप उसके बच्चे को बचा लेते तो इतनी बुरी कंडीशन में जाता ही नहीं। आपको एहसास है कि वो बच्चा कितना डरा हुआ है? देखिए, उससे कितना सहमा हुआ है वो। इस डर से निकलते हुए इसे सालों लग जाएंगे, लेकिन आपको तो शायद सिर्फ पैसा ही नजर आता है। वो उसकी सारी बातें सुनकर उसे एहसास दिलाते हुए बोली। बिल्कुल जिंदा और सही सलामत है बच्चा, कुछ नहीं हुआ उसे। और उसका एहसास मुझे नहीं, उसकी माँ को होना चाहिए, जिसे शॉपिंग करते हुए अपने बच्चे का ही होश नहीं। लेकिन तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम तो ऐसे तड़प रही हो जैसे उसका नहीं तुम्हारा बच्चा लटका हुआ था, जिसे मैंने बचाया नहीं और गिरकर मर। चटा। उसकी बात अभी अधूरी थी कि रूह का हाथ उठा और इस शिद्दत से उससे चेहरे पर आकर लगा कि वो बेहासा उसे देख कर रह गया। जुबान संभाल कर मिस्टर। खबरदार जो मेरे बच्चे के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कहा। हम अपने बच्चे की हिफाजत खुद कर सकते हैं। हमें कम से कम आप जैसे बेहिस बेदिल इंसान की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी मदद आप हमारी कर चुके हैं उतना ही शुक्रिया। अल्लाह करे मुझे दोबारा आपकी शक्ल देखना नसीब ना हो। वो ना तो इतनी बहादुर थी और ना ही इतनी बेहिस कि किसी को इस तरह से थप्पड़ मारकर बातें सुनाती। लेकिन रोयाम उसकी ज़िंदगी में क्या था वो खुद भी नहीं जानती थी। अपने बच्चे के लिए ऐसे अल्फाज वो तो क्या कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितनी देर उसे घूरता रहा और अपने गाल पर हाथ रख के उसे तैश को बर्दाश्त करता रहा, जबकि उसकी बात पर यारम को भी अच्छा खासा गुस्सा आ गया था। वो रूह के इस कदम पर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ था। वो जानता था कि रोयाम के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके बच्चे के खिलाफ उसका बाप कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो फिर कोई था। इतने बड़े अल्फाज मत बोलो मिसेस रूह यारम काज़मी। जिंदगी में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता। ये दुनिया बहुत बुरी है। हो सकता है एक दिन तुम मेरे पास आओ। हो सकता है एक दिन आए कि तुम मुझसे मदद मांगने के लिए बेबस हो जाओ। और ये भी हो सकता है कि उस दिन मैं तुमसे इस थप्पड़ का हिसाब मांगूं। अपनी गलतफहमी को दूर कर लो मिस्टर। शारम उसके सीने पर हाथ रख के उसे पीछे धकेलते हुए बोला। रूह के लिए अभी यारम जिंदा है और यारम के होते हुए रूह को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और आइंदा एक माँ के सामने उसके बच्चे के लिए ऐसे अल्फाज मत कहना, वरना ये तो रूह थी जिसने एक थप्पड़ मार के छोड़ दिया। ऐसी बातों पर माएँ नस्लें उखाड़ के रख देती हैं। तुम शायद औरत को समझ सकते हो, लेकिन एक माँ को नहीं समझ सकते। मेरी ख्वाहिश है कि आगे ज़िंदगी में तुम्हें कभी ना देखूं। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी रूह की जान बचाई है। ये एहसान भी तुम्हें श्रीलंका की जेल से निकाल कर मैं चुका चुका हूँ। अब ना तो कोई एहसान है और ना ही तुम्हारी शक्ल दोबारा देखने का ख्वाहिशमंद हूँ। दोबारा हमारे रास्ते में मत आना, क्योंकि हम खून से जुड़े रिश्तों से ज़्यादा एहसास से जुड़े रिश्तों को निभाते हैं। ऐसे खून के रिश्तों का क्या करना जिनमें एहसास नाम की कोई चीज़ ना हो। जहाँ एहसास हो वहाँ खून के रिश्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हमारे पास एहसास के रिश्ते हैं। खून के रिश्तों की ज़रूरत नहीं है हमें। मैं और मेरी बीवी कभी भी तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहते। चले जाओ अपना बेहिस और मुर्दा दिल लेकर हमारी ज़िंदगी से। शाहरुख का अंदाज इतना बेदर्द था कि ना जाने कितनी देर तुरक उसे जख्मी नजरों से दिखता रहा। एक दिन आएगा यारम काज़मी, खून के रिश्तों की भीख मांगने आओगे मेरे दर पर, तब तुम्हें कुछ नसीब नहीं होगा। वो इतनी कम आवाज से बोला कि रूह उसकी बात को सुन नहीं पाई थी। गेट आउट। शर्म चपा चपा कर बोला। उससे एक नजर रूह को देखा और फिर शोनू को। जा रहा हूँ दोस्त, अगर नसीब में हुआ तो तुमसे दोबारा मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन जो जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी है उसे ज़रूर निभाना। याद रखना, तुमने मुझसे वादा किया है। वो शोनू को देखते हुए इस अंदाज से बोला जैसे वो कुत्ते से नहीं बल्कि अपने दोस्त से बात कर रहा हो। और फिर वो चला गया। शोनू दूर तक उसे देखता रहा। उससे उसे घसीटने की कोशिश की तो वो चलने को तैयार ही नहीं था। जब तक तुरक उसकी निगाहों से ओझल ना हो गया तब तक उसने वहां से अपना कदम आगे नहीं हटाया था। ना जाने क्या था उस शख्स में कि शोनू उसका इस कदर दीवाना था और शोनू से इस तरह से कैसे बात कर रहा था। कौन सी जिम्मेदारी थी उसने शोनू को और कौन सा वादा किया था शोनू ने उसके साथ। रूह को बिल्कुल समझ नहीं आया। इस बात को एक हफ्ता गुजर चुका था। मुशारिफ की सालगिरह बहुत धूमधाम से की गई थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया था शोनू को। वो ना तो ठीक से खाना खा रहा था और ना ही उसकी खेल कूद पहले जैसी थी। वो एक ही जगह उदास बैठा रहता या फिर सारा सारा दिन रोयाम के करीब बैठा रहता। रूह से तो वो बिल्कुल दूर दूर रहता था। वो बिल्कुल उससे करीब ना आता। जब भी उसके पास आती उसके बाल सहलाती वो किसी रूठे हुए दोस्त की तरह उठकर बाहर चला जाता। रूह को ये सब चीज़ें बहुत अजीब लग रही थी। वो बहुत परेशान थी शोनू को लेकर। जब एक दिन मासूमा उसका माहौल चेंज करने उसे अपने फ्लैट में लेकर गई, वापस आई तो शोनू बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे वो पहले हुआ करता था। वो पहले से ज़्यादा रूह के करीब हो चुका था। वो पहले से ज़्यादा उसका ख्याल रखता था। लेकिन उस दिन के बाद वो शख्स उन्हें कहीं नजर ना आया और ना ही रूह ने उसके बारे में सोचना चाहा और ना ही उसे दोबारा देखना चाहती थी। फिर वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो चुकी थी। कभी शारम तो कभी रोयाम। उसे और किसी चीज़ का होश ही नहीं था। उसकी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो चुकी थी और बेहद हसीन भी। शारम उसको शहज़ादियों की तरह रखता था और वो खुद एक शहज़ादे की माँ थी। बेहद प्यारा सा डिम्पल वाला शहज़ादा, जिससे उसका डिम्पल वाला शौहर बहुत जलता था और वो उसे और जलाती थी। रोयाम 2.5 महीने का हो चुका था। उसकी शरारतें भी बढ़ने लगी थीं। उसकी सबसे फ़ेवरेट जगह थी रूह की गोद, और अगर खड़ी हो तो उसके कंधे पर लटकना उसका फ़ेवरेट काम था। और शारम को उसकी यही चीज़ पसंद नहीं थी। हाँ, लेकिन रूह को उसकी कोई भी चीज़ नापसंद नहीं थी कि उसका हर अंदाज़ ही रूह की जान था। जब वो शारम के साथ प्यार करता था, तब बिल्कुल उससे कोई मसला नहीं होता था। लेकिन जब वो रूह से प्यार करता था, उसके साथ खेलता था, उससे चिपकता था, उसे तंग करता था, तब उसे ये चिपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो रूह को प्यार करते हुए बार-बार शारम की जानिब देखता था। शारम को यकीन था कि वो ये जानबूझकर उसे जलाते हुए ये काम करता है। लेकिन रूह के लिए उसका बच्चा बहुत मासूम था, नासमझ सा। लेकिन यारम ने उसे समझाना भी चाहा था कि वो इतना भी नासमझ नहीं है जितना तुम समझती हो। लेकिन अब तो रूह को एक डायलॉग मिल गया था, आप चलते हैं मेरे बच्चे से, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। और उसकी बात पर हैरान होकर अगर यारम पूछ लेता कि वो भला किस चीज़ से जलेगा, तो रूह के पास जवाब था, उसका डिंपल, आप मेरे बच्चे के डिंपल से जलते हैं यारम। यारम तो उसकी बातों पर अशश कर उठता, लेकिन बाद में जहाँ उसे रोयाम अकेले मिल जाता, वो उसे खूब बदले पूरे करता था। जैसे कि इस वक्त यारम कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि रोयाम बेड पर उल्टा लेटा हुआ सर उठाए शोनू को घूर रहा है, जबकि शोनू उसके सामने पता नहीं कौन सा करतब पेश कर रहा था। उससे एक नज़र रूह की जानिब देखा, जो किचन में बहुत मसरूफ़ लग रही थी, और फिर उससे शोनू को इशारा किया। उसका इशारा समझकर शोनू कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि यारम ने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और अपने कदम बेड की जानिब बढ़ाए। मेरा प्यारा बच्चा, बाबा मिस यू मेरे शहजादे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ कदम उठाता एक ही हाथ से थाम कर दबोच चुका था।
वो मासूम सी जान पूरी तरह उसकी कैद में होकर रह गई थी और शारम बहुत आराम से उसके गाल पर अपनी दाढ़ी मुंह चबोते हुए अपनी जारहाना मोहब्बत का इज़हार कर रहा था। शारम का दिल तो चाहता था कि उसे खा ही जाए, लेकिन अफ़सोस कि वो कोई चॉकलेट या बिरयानी की प्लेट नहीं थी। लेकिन यारम की नीयत उस पर हरा भी रहती थी। जब तक वो अप जब तक वो अपने पर होने वाले इस जुल्म को समझकर रोना शुरू करता, शारम अपना काम कर चुका था। जब तक रोयाम ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, शारम रास्ता साफ देखकर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि उसके चिल्लाने पर रू भागते हुए किचन से कमरे की तरफ आई थी, जहाँ वो बेड पर उल्टा लेटा रोए जा रहा था। रू फौरन उसके पास आई और उसे आहिस्ता से उठाकर अपनी बाहों में भरे अपने सीने से लगाया। बस मेरा बच्चा, क्या हो गया? इतना रोना क्यों आ रहा है? मेरी जान, और ये चेहरा क्यों इतना सुर्ख हो गया है? वो उसके चेहरे पर हाथ फेरते परेशानी से बोली। शारम के साथ शोनो भी कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ रू? क्यों रो रहा है मेरा शहज़ादा? शारम उसके पीछे परेशानी से बोला। अरे यारम, अब आप आ गए। पता नहीं, शायद अकेले कमरे में डर गया है। शोनो तो उसके पास ही था। शायद शोनो सुसु करने के बाहर गया होगा। वो रोयाम को अपने सीने से लगाती शोनो को देखकर बोली। रोयाम आहिस्ता आहिस्ता रू से यारम की खूब सारी शिकायतें कर रहा था। ये अलग बात थी कि रू अभी उसकी शिकायतों को समझ नहीं सकती थी, वरना यारम की शामत ज़रूर आती। जबकि यारम इस वक्त बिल्कुल मासूम बना उसके साथ बैठा परेशानी से रोयाम की पीठ सुला रहा था। कोई बात नहीं मेरा शहज़ादा, इसमें रोने वाली कौन-सी बात है? बिल्कुल नॉर्मल अंदाज से उसे बहला रहा था। यारम, मैं आपके लिए बिरयानी बना रही हूँ। दम देकर आई हूँ, बस चूल्हे से उतारती हूँ। आप दूध पिला दीजिए रोयाम को। वो दूध की बोतल उसके हाथ में पकड़ाती वापस बाहर की तरफ जाने लगी, जबकि उसकी बात सुनकर यारम ने बेड की जानिब देखा और फिर यारम के डिंपल्स रोशन हुए थे। रूह बेचारी अपने मासूम बच्चे को शेर की कचार में छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन फिर उससे पंगा लेने से पहले उसे खाना पिलाना बेहतर समझा। अब उसका नन्हा सा दुश्मन उससे मुकाबला करने से पहले कुछ खा पी ले, यही बेहतर था। मेरा शहज़ादा दूध पिएगा? वो मुस्कुराता हुआ उसकी जानिब आया, जब शोनो अचानक रास्ते में आ गया। अभी 2 दिन पहले ही तो यारम ने उसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया था, जिसमें शोनो ने भी उसका साथ दिया। वो इस बच्चे पर इस तरह का जुल्म मज़ीद होता नहीं देख सकता था। सोनू यार, क्या हो गया है तुझे? तू बेकार में परेशान हो रहा है। मैं तो रोयाम से 2-4 बातें करने के बारे में सोच रहा हूँ। अरे यार, वादा करता हूँ, उसके साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगी। बस बातें करूँगा, वो काल को छूऊँगा भी नहीं। वो उसे समझाते हुए बोला। शोनो पर वो ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता था। रू का ये चमचा कब उसकी सारी बातें रू के कान में डाल दे, उसे कुछ पता नहीं था, और ये तो रू को अपनी बातें समझा भी सकता था। उसकी बात पर यकीन करके शोनो उसके करीब सट गया और शारम बिना किसी शरारत के रोयाम के पास आ बैठा। मेरा शहज़ादा बेटा। नरमी से उसकी गाल छुए। शोनो ने भौंक कर उसे एहसास दिलाया कि वो ये भी यही है। अरे नहीं कर रहा हूँ मैं। अब क्या अपने बेटे को प्यार भी ना करूँ? वो घूरते हुए दूध की बोतल का ढक्कन उतारकर उसके मुंह में रख चुका था, जबकि नजरें बार बार उसके गाल तो कभी नन्हे नन्हे हाथ पांव पर जा रही थी। रोयाम यार, तू मुझे बहुत अच्छा लगता है और कसम से तुझे बहुत सा प्यार करने को दिल करता है। लेकिन मेरा प्यार तेरी माँ नहीं सह सकती, तू कैसे सहेगा? और मेरी रूह के पास इतना मत जाया कर। वो क्या है ना, जब तू रूह के पास जाता है, उससे प्यार करता है, उससे प्यार लेता है, तो मुझे लगता है कि तू मेरे मुकाबले पर उतर आया है। और फिर तेरी सेहत देखकर तुझसे मुकाबला करने पर दिल भी घबराने लगता है। अब तू ही बता मैं क्या करूं? अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखा कर। अब तू यारम कासरी के मुकाबले पर उतरा है, तुझे हर वक्त तैयार रहना होगा मुकाबले के लिए। वो कहते हुए एक बार फिर से उसके गाल की तरफ झुकने लगा। शोनो की आवाज़ एक बार फिर से उसका रास्ता रोक गई। हाँ पता है, तू यही है, इसका बॉडीगार्ड। बंदा अपने बच्चे को प्यार भी नहीं कर सकता। वो उससे घूरते हुए बोला, जबकि शायद उसे ये समझाना चाहता था कि उसे प्यार करने और जुल्म करने में फ़र्क होता है।